मैं ज्योति सिंह गौर आज मांग की लोच मापने की रेखागणितीय विधि या जियोग्राफिक मेथड लेकर आई हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मांग की लोच को मापने की 3 विधियाँ हैं। प्रतिशत विधि को हमने पिछले वीडियो में समझ लिए थे। आज हम केवल रेखागणितीय विधि को ही समझेंगे और तीसरी विधि कुल व्यय विधि को हम अगले वीडियो में विस्तार से समझेंगे। रेखागणितीय विधि, ज्यामितीय विधि या बिंदु लोच विधि, ये तीनों नाम इस एक विधि के ही हैं। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह विधि सर्वप्रथम प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने प्रयोग में किया था। जब रेखिक मांग वक्र के किसी एक बिंदु पर यदि हमको लोच ज्ञात करना है तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसका सूत्र जो है ये है बिंदु से मांग रेखा के नीचे के भाग की दूरी बटे बिंदु से मांग रेखा के ऊपर भाग की दूरी। जैसे यदि मुझे सी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, बिंदु से मांग रेखा के नीचे भाग क्या हुआ, सी से ई, नीचे भाग की दूरी बटे बिंदु से मांग रेखा के ऊपर के भाग, ऊपर का भाग क्या कहलाएगा, सी से ए, यानी ये कहलाएगा सी ई बटे ए सी। तो हमको किसकी लोच, बिंदु सी पर मांग की लोच ज्ञात हो जाएगी। यदि हमारा जो मांग वक्र है यदि वो कर्व वाला है, मान लो मांग वक्र ऐसा कर्व का है, ऐसी स्थिति में हम लोच कैसे ज्ञात करेंगे। हम क्या करेंगे, इसके लिए इसके स्पर्श बिंदु से हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे और यदि हमको इस बिंदु का मांग की लोच ज्ञात करना है तो फिर हम इसी सूत्र की सहायता से इससे मांग वक्र की क्या ज्ञात कर लेंगे, हम लोच ज्ञात कर लेंगे। हमें ये रेखा पे यदि स्थित है मान लो ए बिंदु पर यदि मुझे मांग की लोच ज्ञात करना है तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम ये सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। सूत्र क्या दिया है, बिंदु से मांग रेखा के नीचे के भाग की दूरी, बिंदु से नीचे के भाग, बिंदु से नीचे का भाग क्या होगा, ए से लेके ई तक, ए से लेके ई तक बटे बिंदु से मांग रेखा के ऊपर के भाग की दूरी। ऊपर इसके कुछ दिया है क्या, ए के ऊपर कोई संख्या दिख रही है, कोई संख्या नहीं है या कोई रेखा नहीं है, यानी ये इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो ए बिंदु पर लोच क्या होगी, ईडी बराबर ए ई, नीचे भाग की दूरी क्या आ गई हमारी ए ई बटे ऊपर भाग की दूरी क्या हो गई 0। यदि हम किसी भी संख्या से 0 का भाग देते हैं तो उसका उत्तर क्या आता है, अनंत, इन्फिनिटी। इस तरह से जब मांग वक्र ऊर्ध्वाधर अक्ष पर अर्थात ये y अक्ष पर मिलता है तो इस बिंदु पर लोच जो होती है वो क्या प्राप्त होती है, हमको हमेशा इन्फिनिटी प्राप्त होती है। अर्थात यहाँ पे यदि आप ये बात ध्यान रख लीजिए, ये परीक्षा में आता है कि यदि ये y अक्ष पर टच हो रहा है कोई बिंदु मांग रेखा का तो यहाँ पर मांग की लोच हमेशा क्या होगी, अनंत होगी, हमेशा क्या होगी, अनंत होगी। और इस बिंदु पर जो P है वो क्या होगा, अधिकतम होगा, कीमत, ये y अक्ष पे हम क्या ले रहे हैं, कीमत ले रहे हैं। तो कीमत कैसी हो रही है, यहाँ पर ये अधिकतम हो रही है, परंतु इस स्थिति में Q क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि Q क्या है यहाँ पे 0 है। यानी जब भी मांग वक्र किस पर होगा, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर या y अक्ष पर स्थित होगा, तब उस बिंदु पर मांग की लोच हमारी क्या प्राप्त होगी, इन्फिनिटी प्राप्त होगी। और यहाँ पर जो P होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा P, और Q क्या होगा हमारा 0 होगा, Q क्या होगा हमारा 0 होगा। इस तरह से इस स्थिति में जो हमारी लोच क्या होगी, वो पूर्णतया लोचदार मांग होगी। अब यदि हम बिंदु B पर मांग की लोच यदि हमको ज्ञात करना है तो हम इसको भी निकाल सकते हैं सूत्र की सहायता से। सूत्र वही है, बिंदु से मांग रेखा के नीचे के भाग की दूरी बटे बिंदु से मांग रेखा के ऊपर भाग की दूरी। ये है नीचे भाग हमारा क्या है, बी ई, और ऊपर का भाग क्या है हमारा ए बी। इसका हम मान रख लें,
बिंदु से मांग रेखा के नीचे के भाग की दूरी क्या हो गई हमारी, BE। सूत्र में हमने रख दिया, ये हो गया हमारा BE। और ऊपर भाग क्या है हमारा, AB। ये हो गया हमारा AB। बिंदु B पर जो लोच होगी वो हमेशा क्या होगी, 1 से अधिक होगी। किससे अधिक होगी, 1 से अधिक। क्योंकि BE का जो मान होगा वो हमेशा, ये जो आपको नीचे वाला भाग दिख रहा है B से E तक का मान, ये हमेशा बड़ी संख्या होगी। हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। और ये ऊपर वाला भाग हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अर्थात जब हम ये संख्या से इसका भाग देंगे तो इसका मान 1 से हमेशा बड़ा आएगा। यहाँ पर जो हमारी मांग होगी वो क्या होगी, अधिक लोचदार मांग होगी। वो मांग कैसी होगी हमारी, अधिक लोचदार। यानी दूसरी स्थिति यदि इस पर बिंदु पर स्थित है तो यहाँ पर हमको कौन सी स्थिति प्राप्त होगी, अधिक लोचदार। और यहाँ जो ED होगा हमेशा किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। यदि अब हम तीसरी स्थिति बिंदु C अर्थात सेंटर का बिंदु, ये C है, ये दोनों रेखा के क्या है, ये मध्य बिंदु है, बीच का बिंदु है। इस पर लोच ज्ञात करना है तो सूत्र वही होगा हमारा, नीचे के भाग की दूरी बटे ऊपर के भाग की दूरी। सूत्र बहुत सरल है, इसको बहुत कठिन मत समझिए आप। नीचे के भाग की दूरी बटे ऊपर के भाग की दूरी, कहाँ से, जिस बिंदु पर हमको मांग की लोच ज्ञात करना है। यहाँ हमको किस बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करना है, C बिंदु पर। इसके नीचे का भाग क्या होगा हमारा, नीचे का भाग हो गया हमारा CE और ऊपर का भाग क्या हो गया, AC। यानी CE बटे क्या हो जाएगा हमारा, AC। अब चूंकि ये जो C बिंदु है ये कैसा बिंदु है, मध्य का बिंदु है। मध्य का बिंदु है मतलब CE किसके बराबर हो जाएगा हमारा, AC के बराबर। यदि CE और AC बराबर हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये गलत लिखा है मैंने, कभी कभी इतना देखने के बाद, करेक्शन देखने के बाद भी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो आप इसको इग्नोर करेंगे। CE से हम AC काटेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 1। इस तरह से यदि कभी भी, ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है आपके, कि यदि किसी भी सरल मांग वक्र है यदि आपका, उसके मध्य बिंदु पर मांग की लोच कितनी होगी, मध्य बिंदु। यदि मध्य बिंदु आए तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, मध्य बिंदु पर मांग की लोच कितनी होगी, 1 होगी। हमेशा यहाँ पर मांग की लोच कैसी होगी, 1 होगी। इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 1। यहाँ पर मांग कैसी होगी हमारे, लोचदार। अब आगे यदि हम अगला बिंदु देखें, यदि हम बिंदु D ले लें, अब हम यदि बिंदु D पर यदि हमको मांग की लोच ज्ञात करना है तब हम वही सूत्र लेंगे, नीचे के भाग की दूरी बटे ऊपर के भाग। नीचे का भाग हमारा कितना है, DE है, और ऊपर का भाग कितना है, AD है। तो क्या हो जाएगा हमारा, DE बटे AD। ये दिया है हमारा सूत्र में, हमने मान रख दिया DE बटे AD। अब आप बताइए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमेशा इधर का पार्ट कैसा होगा, ऊपर वाले हिस्से से क्या होगा, इस स्थिति में छोटा होगा। अर्थात ऊपर की संख्या छोटी और नीचे की संख्या बड़ी, यानी ये हमेशा किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। इस तरह से यहाँ पर जो हमारी मांग की लोच होगी वो क्या होगी, हमेशा 1 से छोटी होगी। और यहाँ की जो मांग होगी वो क्या होगी, हमेशा हमारी बेलोचदार मांग होगी। अब यदि हमारा मांग वक्र पर E बिंदु पर यदि हमको मांग के लोच ज्ञात करना है, ये अभी हमने ये चारों बिंदु के ज्ञात कर चुके हैं, A का, B का, C का, D का और E का। C पर हमेशा कितनी होती है, 1। A पर कितनी होती है, हमेशा इन्फिनिटी। यहाँ मैंने क्या बताया था, y अक्ष पर स्थित यदि होगा वहाँ कोई भी बिंदु, तो यहाँ पर मांग की लोच कैसी प्राप्त होगी, हमको अनंत प्राप्त होगी। अब हमारा ये आखिरी बिंदु है ई बिंदु पर मांग की लोच वही हम सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। अब आप बताइए, नीचे कुछ दिख रहा है क्या आपको, कुछ नहीं दिख रहा। नीचे यहाँ पर लाइन क्या हो गई है, एंड हो गई है, तो यहाँ का मान कितना होगा, 0 होगा। और ये देखिए, और ऊपर का भाग कितना है यहाँ पे, AE। ऊपर का भाग कितना है, बड़ा है, A से लेके क्या है, E तक। और इसके नीचे कितनी है वैल्यू आपकी, क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सूत्र में अपन मान रख देते हैं, 0 बटे क्या हो जाएगा, AE। 0 से अपन किसी भी संख्या का भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा, 0। अर्थात मांग वक्र जब समस्तरीय अक्ष पर
समस्तरी अक्ष का मतलब है x अक्ष पर स्थित होगा, तो उस बिंदु पर इस बिंदु पर जो मांग की लोच होगी वो हमेशा कैसी होगी? 0 होगी। क्या होगी हमारी मांग की लोच? 0 होगी। अर्थात x अक्ष पर जो हमारा P होगा वो क्या होगा? 0 होगा। देखो यहाँ पे P यहाँ से आ रहा है और Q यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा अधिकतम होगा। x अक्ष पे Q अधिकतम होगा और P क्या होगा? 0 होगा। जबकि y अक्ष पे P अधिकतम होगा और Q क्या होगा? हमारा 0 होगा। इस तरह से यहाँ की जो लोच होगी वो कैसी होगी? पूर्णतया बेलोचदार मांग। हम एक साथ पांचों बिंदु पर मांग की लोच देख सकते हैं। यदि हमने देखा कि बिंदु A पर अभी हमने देखा था कि बिंदु A पर हमेशा जो मांग की लोच थी वो कैसी होगी? इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर P कैसा होता है? अधिकतम होता है और Q क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा। बिंदु E पर यदि अभी हमने देखा था E पर क्या होगा? मांग की लोच 0 होगी और यहाँ पर P क्या होगा? अधिकतम होगा और Q क्या होगा? P 0 होगा और Q क्या होगा? यहाँ पर अधिकतम होगा। C बिंदु पर मांग की लोच कितनी होगी? 1 होगी। C पर कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि C बिंदु कैसा है? मध्य बिंदु है। और B बिंदु पर जो है हमेशा ये B बिंदु पर लोच जो होगी वो कैसी होगी? हमेशा 1 से बड़ी होगी। 1 से बड़ी होगी, क्योंकि ये C से जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो उसका मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अब यदि हम ये बिंदु D पे देखें तो D पर हमेशा क्या होगा? 1 से छोटा होगा, क्योंकि हम C बिंदु से नीचे तरफ जैसे जैसे आते जाएंगे तो ऊपर वाली संख्या छोटी होती जाएगी और इसका मान क्या हो जाएगा? हमेशा 1 से कम हो जाएगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको, क्योंकि आपके जो एग्जाम में है वो 3 बिंदुओं पर मुख्यतः आता है। ये आ सकता है y अक्ष पे स्थित का कितना होगा? इन्फिनिटी। x अक्ष पे कितना हो गया? 0। यदि मध्य बिंदु होगा तो कितना आएगा? आपका 1 आएगा। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि मध्य बिंदु के ऊपर मांग की लोच कैसी होगी? तो मध्य बिंदु के ऊपर हमेशा मांग की लोच कैसी होगी? 1 से अधिक होगी। ऐसा प्रश्न यदि आता है आपको, मध्य बिंदु से नीचे किसी बिंदु पर मांग की लोच हमेशा कैसी होगी? 1 से कम होगी। ये पांचों तरह से अलग अलग प्रश्न आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। पांचों स्थिति को मैं एक बार फिर से आपको सारणी से बता दे रही हूँ, जिससे आप बहुत आसानी से रिवीजन कर लें। हम फिर से चलते हैं बिंदु ए पे। बिंदु ए पे हमने देखा था क्या था? अनंत प्राप्त हुआ था। यहाँ पे कैसी मांग थी हमारी? अनंत किया था। ये कैसी मांग थी? यहाँ पे पूर्णतः लोचदार। अब हम देख लेते हैं ई बिंदु पे। ई बिंदु पे क्या था हमारा? ई बिंदु पे क्या आ रहा था हमारा? एक्स अक्ष पे जो स्थित था वो क्या आ रहा था? हमारी मांग की लोच 0। ये ऊपर पूर्णतः लोचदार मांग थी और आखिरी में कैसी थी हमारी? पूर्णतः बेलोचदार मांग। अब हम समझ लेते हैं सी बिंदु पर। सी बिंदु पर नीचे के भाग की दूरी और ऊपर के भाग की दूरी दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो इसका कितना उत्तर आना चाहिए था? सी बिंदु पर मांग की लोच कितनी आएगी? 1 आएगी। हमेशा कितनी आएगी? 1 आएगी। यदि अब हम सी का देख लिया हमने कि यहाँ का उत्तर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब हम देखें बिंदु बी पर। बिंदु से मांग रेखा के नीचे के भाग की दूरी, बी बिंदु के नीचे के भाग की दूरी कितनी हो गई? बीई। और ऊपर के भाग की बटे क्या होता है? ऊपर के भाग की दूरी। आप देख रहे हैं जो नीचे वाली लाइन है ये क्या दिख रही है? ये वाला भाग बड़ा दिख रहा है और ऊपर वाला भाग कैसा दिख रहा है? छोटा। यानी इसका उत्तर हमेशा क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। मांग की लोच क्या होगी? इसमें हमेशा 1 से बड़ी होगी। यदि अब हम बिंदु क्या देखें? डी देखें। बिंदु डी, इस बिंदु पे क्या है हमारा? नीचे के भाग की दूरी। नीचे के भाग की दूरी क्या आ रही है हमारी? डीई बटे ऊपर के भाग की दूरी ए डी। अब आप बताइए नीचे के भाग की संख्या कैसी दिख रही है? आप छोटी दिख रही है और ऊपर के भाग की संख्या क्या दिख रही है? लंबाई क्या दिख रही है? ज्यादा दिख रही है। अर्थात यहाँ पर डी बिंदु हमेशा क्या होगा?
1 से छोटा। यहाँ पर मांग कैसी होगी? बेरोजगार होगी। तो आपने ये इस विधि में के पांचों बिंदु के बारे में आपने विस्तार से समझ लिया है और बहुत आसान है ये विधि, बहुत आसान है। आप एक बार 2 बार जरूर पूरे वीडियो को देखिए जिससे आपको पूरी तरह से याद हो जाए कि हम इसमें से कुल 3 प्रश्न या 4 प्रश्न बनते हैं आपके। ये आ सकता है कि सी बिंदु पर क्या है, ए बिंदु पर क्या है, ई बिंदु पर क्या है, बी बिंदु पर हमेशा 1 से बड़ा होगा और डी बिंदु पर 1 से कम होगा। इस तरह से आप ये 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये विधि याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। जल्द ही मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगी व्यय विधि पर।